अच्छा, हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज है और इसके अंदर इसकी डिफरेंट टाइप्स है, ए बी सी डी और ई, ये इसकी टाइप्स बनती हैं। इस तरह एक टेबल बना लें। इसमें टाइप है, उसके बाद रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, severity and prolonged infection, vaccine available or not. अच्छा, हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है और पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस जो है ये बड़ा वाइडली स्प्रेडेड है। तकरीबन जो आपकी मेजर आबादी है उसको पॉपुलेशन के अंदर हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी सी बड़े कॉमन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये किस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं, ये थ्रू वाटर ट्रांसमिट होती हैं। वाटर बोर्न डिजीजेस के अंदर जनरली ये आ जाती हैं, तो वाटर से ट्रांसमिशन होती है। उसके अलावा ये इन्फेक्टेड किस्म के अनस्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने से वो होती है। उसके अलावा इंजेक्शंस वगैरह जो है उसमें अगर सिरिंज यूज़ की जाए तो ये वो कुछ चीज़ें हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है। तो हेपेटाइटिस बेसिकली जनरली जाके इफेक्ट कर रहा होता है, उसको लिवर को इफेक्ट कर रहा होता है। तो इसके अंदर जो इसकी कॉजेज हैं वो लिख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, ए का जी हेपेटाइटिस ए है और इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है फीसिस, फीकल कंटामिनेशन है। ये हाथ अच्छे तरीके से प्रॉपरली वॉश ना करें, हैंड वॉश ना करें, तो उससे फीकल कंटामिनेशन से ये इसके हेपेटाइटिस ए की जो कंटामिनेशन है वो हो सकती है। इसकी सिवियरिटी क्या है, ये माइल्ड है और इसकी नो क्रॉनिक स्टेट है। ये क्रॉनिक क्या होता है? नो क्रॉनिक स्टेट। क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत पुरानी बीमारी। इसकी सिवियरिटी माइल्ड है और ये प्रोलॉन्ग जो है वो इसकी क्रॉनिक स्टेट नहीं होती, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। और इसकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। इसका जो वायरस होता है उसको हम बोलते हैं, इसके वायरस को बोलते हैं हम HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। बी जो है हेपेटाइटिस बी, इसकी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड के जरिए ये ट्रांसफर होता है। जब आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं या किसी सर्जरी वगैरह के अंदर ब्लड इन्फेक्टेड यूज हो, बॉडी फ्लूइड से ये ट्रांसफर होता है। और ये स्वीयर है और इसकी क्रॉनिक स्टेट होती है। स्वीयर एंड क्रॉनिक स्टेट।
वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, इसमें डेफिनेटली इसकी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, HBV। आप लोग जब मेडिकल के लिए जाते हैं, जब इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के अंदर कुछ चीज़ें चेक करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह का टेस्ट होता है, एंटी HCV और HBV ये चेक किए जाते हैं। तो फेडरल के अंदर ज़्यादा सख्त काम है, वो डेफिनेटली अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आए तो वो इशू बन सकता है। उसके बाद जी इसलिए याद रखें, हाइजीन का बड़ा सख्त ख्याल, हमारी सोसाइटी के अंदर ये हाइजीन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। उसके अंदर यह है कि फूड को अच्छे तरीके से कुक नहीं किया जाता, ठीक है, और जो आप होटलिंग करते हैं या उसके अलावा आप लोग हैंड वॉश सही तरीके से नहीं करते, सोसाइटी के अंदर एक एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, बस नासपाजी है। तो ये चीज़ें इनकी एक सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट करती है, और रिसेंटली जो अभी पेंडेमिक हुई और उससे ये चीज़ें साबित हो रही हैं। तो हाइजीन का जो डेफिनेटली फूड हाइजीन है उसका ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड जो है वो फूड होनी चाहिए। और इसका जो C है उसके अंदर भी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड जो है इनसे हीट ट्रांसफ्यूजन होती है, और इसकी मॉडरेटली सीवियर है और क्रॉनिक स्टेट होती है। मॉडरेटली सीवियर एंड क्रॉनिक। और इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और HCV इसे बोलते हैं। इसी तरह D है, D के अंदर भी यही सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है, और सीवियर एंड क्रॉनिक स्टेट होगी, और ये हेपेटाइटिस B वाली वैक्सीन से कवर हो जाता है। कैन बी यूज्ड ऑफ इसका क्योर जो है प्रिवेंटेड लिखते हैं, प्रिवेंशन बेसिकली, ये क्योर नहीं होता, ये प्रिवेंशन होती है। क्योर और प्रिवेंशन में फर्क है। प्रिवेंटेड बाय और H हेपेटाइटिस D वायरस इसका होता है। सिमिलरली इसके अंदर ये फीकल कंटेमिनेशन से होगा, माइल्ड है और नो क्रॉनिक स्टेट। और इसकी वैक्सीन अवेलेबिलिटी नो है, HEV। एक पॉइंट साथ ये भी ऐड कर लें कि सवाए A और E के सब के अंदर लीवर कैंसर का रिस्क होता है। ये लिख लें कि एक्सेप्ट HAV and HEV there is risk of liver cancer। इसकी प्रिवेंशन किस तरीके से की जा सकती है जी? प्रिवेंशन के अंदर आप कहते हैं कि ड्रग नीडल्स जो है, नीडल्स वगैरह वो आप यूज़ करें। जब भी आप डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि वो न्यू सिरिंज इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। ये एक पेशा है जिसे हम डॉक्टरी बोलते हैं,
तो आप में से अगर कोई डॉक्टर बैठा भी हुआ है या आगे पीछे कोई डॉक्टर है भी सही, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप लोग देखें कि आप बीइंग सिविलियन आप जब जाते हैं इस शोबे के पास या आपके कोई रेफरेंस ना हो तो वो किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो उसमें बेसिकली जो इन्फेक्शन फैलती है, हॉस्पिटल के अंदर जाने से बंदा एक बीमारी के साथ जाता है और 10 साल ले आता है। उसकी वजह ये होती है कि ना तो साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते, सही तरीके से स्टेरलाइज नहीं करते इक्विपमेंट्स वगैरह को, और उसके अलावा सबसे जो ज़्यादा रिस्क होता है ये इंजेक्शन वगैरह या कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स। वो थर्मामीटर है, जो महल के अंदर डॉक्टर वगैरह बैठे होते हैं वो एक ही थर्मामीटर है, सारे मुँह जो जनाब थर्मामीटर लाई जाते है नहीं, तो इसी तरह चलाई रखते हैं। बाकी ये सिरिंज वाला जो काम है, नई सिरिंज 10 रुपए की 15 रुपए की सिरिंज है वो नहीं लगानी, वो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप ब्लड सैंपल निकलवाने जाते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो अल्कोहल स्वैब होता है, अल्कोहल एंटीसेप्टिक होती है, तो वो अल्कोहल स्वैब चल तो एक दफा आप इस तरह करें तो ठीक है, आप एक दफा इस तरह करके फिर दोबारा उसके ऊपर उंगली लगा के वो वेन निकालेगा ढूंढेगा, फिर उसके बाद मतलब तेरी उंगली तो कंटेमिनेट हो गया, तू अल्कोहल स्वैब क्यों यूज कर रहे